दोस्तों नमस्कार। आज चर्चा का इंपॉर्टेंट विषय यह है कि डेमोक्रेसी का फोर्थ पिलर, चौथा स्तंभ कौन है? एडवर्टाइजमेंट बेस्ड मीडिया या सोशल मीडिया? यह दोस्तों सवाल इसलिए जरूरी है कि सुप्रीम कोर्ट के एक भूतपूर्व न्यायाधीश ने इस बात को कहा है कि जो भारत का चौथा स्तंभ है वो काम नहीं कर रहा है। सवाल इस बात का है कि चौथा स्तंभ आप किसको मानते हो? एडवर्टाइजमेंट ओरिएंटेड मीडिया को या सोशल मीडिया को? क्योंकि अगर आम जनभावना की अगर आप बात करते हो तो वो है सोशल मीडिया, और जो एडवर्टाइजमेंट ओरिएंटेड मीडिया है उसकी अपनी मजबूरियां हैं, उसको भी हमें आज समझना होगा। आगे बढ़ने से पहले मेरा निवेदन है कि आप इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है समाज के लिए, देश के लिए और हमारी डेमोक्रेसी के लिए और राजनीति के लिए, ताकि हम इस गलतफहमी में ना रहें कि जो चीज दिखाई जा रही है, जो चीज परोसी जा रही है, उसके पीछे कोई एजेंडा नहीं है। इस बात को समझना होगा। दूसरा, सोशल मीडिया को हम ऑफिशियली रिकॉग्नाइज क्यों नहीं करना चाहते? क्या मजबूरी में हमें काम करना पड़ रहा? क्या भारत या दुनिया में जो भी कंज्यूमर्स हैं या जो भी नागरिक हैं, उनकी जो आवाज है वो तो सोशल मीडिया है। तो फिर सोशल मीडिया चौथा पिलर क्यों नहीं है? ये भी उतना ही महत्वपूर्ण सवाल है। तो जिसको हम चौथा पिलर बोलते हैं दोस्तों, उसकी क्या मजबूरियां हैं, सबसे पहले आज हम उसकी चर्चा करेंगे। उम्मीद है ये वीडियो आपने शेयर कर लिया होगा। दोस्तों सबसे पहले अगर आप इंटरनेट पे जाएं और जितने भी बड़े अखबार हैं, बड़े टीवी चैनल हैं, आप उनकी शेयर होल्डिंग पे नजर डालिए। आपको पता लगेगा वो किसी ना किसी बड़े औद्योगिक घराने के साथ जुड़े हुए हैं, और जितने भी ये चैनल हैं ये अपनी रोजी रोटी के लिए, अगर मैं ये कहूं कि सर्वाइवल के लिए, एडवर्टाइजमेंट पे निर्भर है। और जब आप एडवर्टाइजमेंट पे निर्भर होते हो तो ये बात आपको समझनी होगी कि सबसे बड़े एडवर्टाइजर्स कौन है। हिंदुस्तान में सबसे बड़े जो एडवर्टाइजर हैं वो है सरकारें, चाहे वो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो। कोई भी मीडिया हाउस, चाहे वो प्रिंट हो या टीवी हो, वो अपने कस्टमर के अगेंस्ट नहीं जा सकता है। इसका मतलब यह है कि कोई भी टीवी चैनल जिसका व्यापार सरकारी डिपार्टमेंट, मंत्रालयों से चलता हो, क्या वो सरकार और उस मंत्रालय के खिलाफ कभी कोई स्टेटमेंट लिखेगा? क्या उसके खिलाफ कोई क्रिटिकल असेसमेंट करेगा? मुझे नहीं लगता, क्योंकि अपने कंज्यूमर को कौन, या अपने जो कस्टमर है उसको कौन नाराज करना चाहेगा? जब आप अपने जो एडवर्टाइजमेंट सेलर हैं, जिनकी पैसे से आपकी दुकान चलती हो, अगर आप उनको ही नाराज कर देंगे तो फिर पैसा कहां से आएगा? तो इसीलिए ये एक अनरिटन रूल है कि भाई जो जो हमारे स्पॉन्सर्स हैं या जो पोटेंशियल स्पॉन्सर्स हैं, उनके खिलाफ आपको कुछ नहीं लिखना है, क्योंकि हो सकता है कि आने वाले समय में आपको एडवर्टाइजमेंट ना मिले। जब ये आर्थिक मजबूरी है तो क्या आपको लगता है कि टीवी चैनल्स और अखबार निर्भीक होकर सच लिखेंगे? सोचिए जरा इसके बारे में। जहां तक बात है टीवी चैनल और न्यूज़पेपर्स के कर्मचारियों की, उन सब की तनख्वाह उसी संस्था से आती है जहां वो काम करते हैं, और वो तनख्वाह देते हैं उनके एडवर्टाइजर्स। पैसा आता है तभी तो तनख्वाहें मिलेंगी। और जहां तक बात है तनख्वाह की और नौकरी की, तो किसी भी संस्था में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो आपको तनख्वाह देती है, आपको उसकी गाइडलाइंस को फॉलो करना पड़ता है। आपके विचार कितने भी रेडिकल हों, आपके विचार कितने भी प्योर हों, कितने भी देश के भले के लिए हों, लेकिन आप अपनी संस्था की मर्यादा को क्रॉस नहीं करेंगे। आपके जो एडिटर्स हैं, आपका जो मैनेजमेंट है, वो आपको इस बात की इजाजत देगा ही नहीं कि आप कुछ ऐसा कहें या लिखें जिसके कारण उनके एडवर्टाइजर्स नाराज हो जाएं। इसका मतलब अगर आप जर्नलिस्ट हैं तो आपके भी हाथ पैर बंधे हुए। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जिसको हमें समझना होगा, वो ये कि जो कंटेंट बनाता है, क्या चलना है क्या नहीं चलना है, ये वहां का एडिटर डिसाइड करता है। और जब एडिटर डिसाइड करता है तो एडिटर की नौकरी डिपेंड करती है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पे या उनके प्रमोटर्स पे।
अब मुझे एक चीज बता दीजिए कि क्या एडिटर जो अपने प्रोमोटर्स की बात नहीं मानता, क्या वो उस ऑर्गेनाइजेशन में टिक पाएगा? वो नहीं टिक पाएगा। इसका मतलब जो अपने आप को एडिटर बोलते हैं, उनकी अपनी मजबूरियां हैं, उनको भी वही करना पड़ेगा जो प्रमोटर्स या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बोलेंगे। आप अपनी तरफ से कोई रेडिकल स्टोरी या जरूरी नहीं है कि सच दिखाएं, ये बहुत बड़ी चीज है। जैसा हमने देखा कि ज्यादातर मीडिया हाउस आज की तारीख में लिस्टेड कंपनियां हैं। शेयर होल्डर क्या चाहता है कि मैंने आपकी कंपनी में शेयर में पैसा लगाया, मुझे रिटर्न चाहिए, मुझे आपकी न्यूज से कोई लेना देना नहीं। जब आपको रिटर्न चाहिए और शेयर होल्डर ने जब पैसा लगाया है आपकी कंपनी में, तो आपको रिटर्न कैसे मिलेगा? रिटर्न मिलेगा जब आप ज्यादा से ज्यादा कमर्शियल कंटेंट दिखाएंगे, और कमर्शियल कंटेंट दिखाने के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जाना होगा। जितने ज्यादा लोग होंगे उतने कन्फ्लिक्टिंग व्यू होंगे, और जितने ज्यादा कन्फ्लिक्टिंग व्यू होंगे उतना आपको सचेत होना पड़ेगा। इसका मतलब आप हमेशा कंट्रोवर्सी से बचेंगे। और दूसरे शब्दों में ये कहूं कि जहां तक हो सकेगा आप ऐसा कोई कंटेंट नहीं दिखाएंगे जिसके कारण कोई भी एडवर्टाइजर नाराज हो जाए। इसका मतलब क्या है कि हिंदुस्तान में जितनी भी समस्याएं हैं, चाहे वो सरकार में हो या प्राइवेट सेक्टर में हो, आप उनकी चर्चाएं कभी नहीं करेंगे जिससे किसी भी एडवर्टाइजर का जो हित है उस पर चोट पड़ती हो। तो कुल मिला के आप उन्हीं मुद्दों पर रह जाएंगे जो सिर्फ सुपरफिशियल होंगे या जो सिर्फ टाइम पास के होंगे, जो फिलर होंगे। इसीलिए ज्यादातर जो न्यूज चैनल्स हैं उनमें आपको बहुत कुछ कंटेंट, कभी कॉमेडी दिखता है, कभी स्पोर्ट्स दिखता है, कभी रिलीजियस दिखता है, कभी कुछ और दिखता है। देश के मुद्दों पे जो चर्चा होती है वो सुपरफिशियल होती है। कभी भी क्रिटिकल एनालिसिस हम उसमें नहीं करते, और अगर हम क्रिटिकल एनालिसिस या डिबेट की बात करते हैं तो दो पॉलिटिकल पार्टीज को पैनल में आमने सामने बिठा देते हैं और दोनों को खुला छोड़ दिया जाता है कि आपको जो कहना है एक दूसरे पे कहिए। टाइम पास हो जाता है, एडवर्टाइजमेंट मिल जाते हैं, जनता का भी टाइम पास हो जाता है, मुद्दे की बात भी नहीं होती, और कुल मिला के ढाक के तीन पात, देश जहां है वहीं का वहीं रह जाता है, आम आदमी की समस्याएं भी वहीं की वहीं रह जाती है। इसके अलावा हमें यह समझना होगा कि जितनी भी फील्ड रिपोर्ट्स आती हैं आजकल वो भी कम होती जा रही है। दिल्ली के आसपास अगर आप देखेंगे तो आपको मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे लोकल ट्रांसपोर्ट से काम चलता है। लेकिन दूर दराज में हिंदुस्तान में क्या हो रहा है, कभी भी आपको इक्का दुक्का जो न्यूज है किसी रिपोर्टर को मिल गई तो मिल गई। बाकी देश के अलग अलग स्थिति जगह पे क्या क्या समस्याएं हैं उसकी फील्ड रिपोर्टिंग आपको बहुत कम मिलेगी, क्योंकि फील्ड रिपोर्टिंग में खर्चा होता है, और जब खर्चा होता है तो वो किसी भी कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन के हित में नहीं, और जब वो खर्चा किसी के हित में नहीं है तो कोई क्यों करेगा? आफ्टर ऑल बैलेंस शीट तो तभी बनेगी जब खर्चा कम होगा और मुनाफा ज्यादा होगा। कहने का मतलब यह है दोस्तों कि जिसको हम चौथा स्तंभ बोलते हैं वो बहुत मजबूर है आज। इसीलिए जिस तरह से सोशल मीडिया का राइज हो रहा है और जिस तरह से ज्यादातर लोग मेन लाइन मीडिया से हट रहे हैं, तो मुझे लगता है कि इस समय देश में इस डिबेट की जरूरत है कि जो डेमोक्रेसी है उसका चौथा स्तंभ कौन है, सोशल मीडिया या मेन लाइन मीडिया? क्योंकि सोशल मीडिया तो वास्तव में डेमोक्रेसी, जब हम फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात करते हैं तो जो मेन लाइन मीडिया है उसमें तो एक्सप्रेशन सिर्फ एडिटर का चलता है या जो वहां न्यूज एंकर है उसका चलता है, वहां समाज का एक्सप्रेशन नहीं आता। यह आप अक्सर उनकी डिबेट्स में देख सकते हैं। सवाल भी वही पूछते हैं, सब्जेक्ट का टाइटल भी वही डिसाइड करते हैं, प्रोग्राम का टाइटल भी वो डिसाइड करते हैं, और अल्टीमेटली जनता की बातें छूट जाती हैं। लेकिन सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां हर व्यक्ति अपने आप में एक चैनल है, अपने आप में एक न्यूज़पेपर है। उसको जो सही लगता है वो उठाता है, और बाकी समाज के लोगों को अगर लगता है कि मुद्दा सही है तो उसको एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, और वो मुद्दा फिर समाज में फैलता है। और जब तक वो सरकार के पास पहुंचता है, समाज में उस पर इतना दबाव बन चुका होता है कि सरकारों को उसका नोटिस लेना पड़ता है। एक्चुअल डेमोक्रेसी तो वही है। इसीलिए दोस्तों इस बात को समझना होगा
कि जब हम डेमोक्रेसी में चौथे स्तंभ की बात करते हैं तो आज की दुनिया में सोशल मीडिया चौथा स्तंभ है, मेनलाइन मीडिया नहीं है। हाँ, जब सोशल मीडिया नहीं था तब यह उम्मीद की जाती थी कि न्यूज़पेपर और टीवी चैनल्स जो समाज में घटनाएं हैं, समाज के मुद्दे हैं, देश के मुद्दे हैं, उनको ईमानदारी से उठाएंगे। कुछ समय तक तो रहा, लेकिन जैसे जैसे कमर्शलाइजेशन बढ़ा, जैसे जैसे मीडिया हाउसेस के खर्चे बढ़े, कंपटीशन बढ़ा, वैसे वैसे चौथा जो स्तंभ है डेमोक्रेसी का, जो मेन लाइन मीडिया था, उसका सिग्निफिकेंस घटा। तो मुझे लगता है दोस्तों, आज की दुनिया में अगर हम डेमोक्रेसी के चौथे स्तंभ की बात कर रहे हैं तो वो है सोशल मीडिया। जो मेन लाइन मीडिया है, आप उसको इंफॉर्मेशन चैनल कह सकते हैं, आप उनको अपना जिस तरह से बाकी चैनल चलते हैं वो जो चाहे करें, लेकिन ये कहना कि वो डेमोक्रेसी का चौथा स्तंभ है, मैं इस बात से एग्री नहीं करता। आपको क्या लगता है दोस्तों कि जिस तरह से मीडिया में चलन बदल रहा है, उनके फाइनेंशियल कंपल्शंस हैं, जिस तरह से जो बदलाव हम देख रहे हैं, औद्योगिक घरानों का मीडिया पे कब्जा, पॉलिटिकल पार्टीज के हिसाब से एजेंडा तय होना, क्या ये वास्तव में चौथा स्तंभ है या चौथा स्तंभ वापस जनता के पास है, जिसको हम सोशल मीडिया बोलते हैं? आपका क्या कहना है? कमेंट बॉक्स में आप अपने विचार लिखिए। और इस मुद्दे को समाज में चर्चा करना इसलिए जरूरी है कि शायद सरकारों को ये बात समझ में आ जाए, पॉलिसी मेकर्स को ये बात समझ में आ जाए कि अगर कोई चीज टीवी या अखबार में नहीं छप रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो समाज का मुद्दा नहीं। इसीलिए अक्सर मैं कहता हूं कि अगर हमारी न्यायपालिका को समझना है कि जनता उनके बारे में क्या सोचती है, या सरकारों को सोचना है कि जनता उनके बारे में क्या सोचती है, तो आप सोशल मीडिया को ट्रैक करिए, मेनलाइन मीडिया को ट्रैक मत करिए। तब आपको सच्चाई पता लगेगी। चौथा स्तंभ जनता के हाथ में है, क्योंकि डेमोक्रेसी का मतलब जनता होती है। तो जनता जो तय करेगी वही चौथा स्तंभ होगा, ना कि किताबों में लिखी हुई डेफिनेशन या एक ऑर्गेनाइजेशन बना के कमर्शियल एजेंडा के लिए एडवर्टाइजमेंट लेके मनपसंद खबरें छापना। उम्मीद है दोस्तों, इस गंभीर मुद्दे पे आपके भी विचार होंगे। आपस में शेयर करिए और समाज में इस तरह के मुद्दों को उठाना भी जरूरी है। आपने वक्त निकाला, आपका धन्यवाद। इस वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर अभी तक नहीं किया है। फिर मुलाकात होगी एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक वंदे मातरम।